हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? काइंडली गिव मी दी कंफर्मेशन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है या नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी रिस्पॉन्ड करिए। चलिए। सो आवाज मेरी क्लियरली सुन पा रहे हैं आप? सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एचपी अलाइड सर्विसेज का हमारा जो कोर्स है हम लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें आज हमारी पहली क्लास है। पॉलिटी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो जल्दी से स्टूडेंट, जितने ज्यादा आप में से स्टूडेंट हैं हमारे इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़िए एंड एंजॉय करिए इस पूरी जर्नी को। अगर आप सही मायनों में अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आई कैन अश्योर अबाउट वन थिंग कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है जी। फिलहाल जो हमारा सेशन है पॉलिटी सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, देन इसके साथ साथ पैरेलली डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करेंगे हम आज का सेशन इंडियन पॉलिटी का। और एज यू नो दैट पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन के, ठीक है जी, आपको इतना तो आइडिया रहना ही चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में 200 नंबर जो है 200 मार्क्स का ये पेपर आपका रहता है। और तकरीबन इसमें आप कह सकते हैं अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पॉलिटी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी। और इस सेशन के माध्यम से आज पहले हमने ये समझना है कि अप्रोच हमें क्या रखनी है टू इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जाम। सिलेबस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा इलाबोरेटली समझेंगे, और जो हमारा स्केड्यूल है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स शुरू भी कर देंगे आज पढ़ना, हम पहला टॉपिक भी जो है हम स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिटी सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कैसे अप्रोच आपको रखनी है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त रखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। पहला है, जब भी पॉलिटी को पढ़िए, देखिए सवाल जो है ना सभी टॉपिक से इन 3 सेक्शन से ही मेजरली पूछे जाते हैं। पहला आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो ध्यान में रखना है। सेकंड इज स्टैचुरी और लीगल स्टेटस और जुडिशियल स्टेटस। जुडिशियल स्टेटस, ऑलराइट, ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की मैंने बात करी, लीगल स्टेटस और जुडिशियल स्टेटस की। पॉलिटी जब पढ़ोगे तो ये 3 जो एरियाज हैं ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब इसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चले आप फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू दी फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं, कौन कौन से आर्टिकल जो हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इन इस टॉपिक से सवाल उठ सकता है, कौन कौन से एक्ट जो हैं जो समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पारित किए गए हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है जो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है, मतलब स्टैच्यूरी स्टेटस। और तीसरा इंपॉर्टेंट है जुडिशियल स्टेटस, मींस क्या कोई लैंडमार्क केस जुड़ा हुआ है फंडामेंटल राइट से, या कोई भी टॉपिक हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, सिटीजनशिप की बात करें, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करें, या फिर प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में हम बात करें। ऑलराइट, तो दिस अप्रोच यू नीड टू फॉलो। आपको ये अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है किसी टॉपिक का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, और जुडिशियल स्टेटस क्या है। गॉट इट? चलिए, अब जरा हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सिलेबस को इलाबोरेटली समझना है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को इन डिटेल नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, क्रैम नहीं करना है टॉपिक्स में। कैसे जो है संभावित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं,
ये भी हम पैरेलली समझेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है अलाइड सर्विसेज के, उसको भी जानेंगे। सो आपका जो सिलेबस है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप हिस्ट्री में पढ़ लेते हो, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट्स हैं, ऑलराइट, वो पढ़ाए जाएंगे आपको हिस्ट्री में। हम बेसिकली पॉलिटी में जो सेक्शंस पॉलिटी ओरिएंटेड हैं वही पढ़ेंगे, जैसा कि आपका 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिनका रोल बेसिकली रहा है हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान बनाने की प्रक्रिया में। ऑलराइट, इसके पश्चात हमारा जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान बना कैसे, क्या क्या दिक्कतें आई, कौन कौन सी मेजर इवेंट्स रही, इससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, जैसे 1935 की घटना, 1934 की घटना, ठीक है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में पूछ लेते हैं सवाल, अगस्त प्रपोजल के संदर्भ में, या कैबिनेट मिशन प्लान के संदर्भ में। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, फिर संविधान बना कैसे, संविधान बनने की क्या जो प्रोसेस है, उससे संबंधित जो सवाल हैं वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से पूछे जाएंगे। अब ये जो पार्ट है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो पार्ट है जिसको आपको समझना तो है, लेकिन आपको मेमोराइज ज्यादा रखना है। ठीक है, इवेंट्स कब हुई हैं उनको समझिए, पढ़िए अच्छे से, देन वो मेमोराइज आपको रखनी पड़ेंगी। बहुत टेक्निकल एक्सपेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इसका संबंध इन दोनों ही पार्ट्स का जो है हिस्ट्री से भी है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी है। ऑलराइट, थर्ड वी टॉक अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्रियम्बल से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। प्रियम्बल का जो फ्रेमवर्क है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे सोर्सेस क्या हो सकते हैं प्रियम्बल के, ठीक है जी, सोर्सेस क्या हैं, या प्रियम्बल से। और एक और चीज मैं बता दूं, ज्यादातर जो आपकी सवाल परीक्षाओं में आएंगे वो फैक्चुअल ही आएंगे, कोई एनालिसिस बेस्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऑलराइट, जैसे ओरिजिन कहां से हुआ प्रियम्बल का, कहां से आइडिया जो है भारतीय संविधान में लिया गया, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, इज प्रियम्बल अमेंडेबल और नॉट, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, उससे संबंधित कानून क्या है। ऑलराइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रियम्बल, इन सभी को जो है हम प्रियम्बल के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इससे बाहर जो है अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन क्या है? अब यहां से एक्चुअल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है, आर्टिकल 1 to 4, है ना। यूनियन क्या है, क्या हमारे संविधान में यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, एंड इट्स टेरिटरीज जो हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हम किसको कंसीडर करेंगे, स्टेट की क्या डेफिनेशन रहेगी। ऑलराइट, क्या यूटीज जो हैं उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट मान रहे हैं या उसका अलग प्रोविजन है, किस आर्टिकल में प्रोविजंस हैं, ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे आपके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। कौन कौन से एक्ट पारित किए गए हैं इससे संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो पढ़ लिया हमने, आर्टिकल 1 to 4, बट क्या कोई एक्ट भी इससे संबंधित पारित है। ऑलराइट, तो ये सब बातें जो हैं डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट है सिटीजनशिप, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आर्टिकल 5 to 11 आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो नागरिकता है क्या, सिटीजनशिप है क्या, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, एंड देन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भारत में किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट किया गया है। क्या भारत की जो नागरिकता है वो सेम है एज कुछ उस प्रकार से जैसे यूएस में है, या कुछ हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमने पढ़ना है इसके क्या प्रोविजंस हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं, रिनंसिएशन, अगर किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है तो वो कैसे छीनी जा सकती है, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता को पाएगा, सिटीजनशिप की शिप को पाएगा भारत की, तो उससे संबंधित क्या प्रोविजंस हैं, इन सभी को जो है हम इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, वो अधिकार जो आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। इन जनरल साधारण भाषा में जब हम फंडामेंटल
नीड्स की बात करते हैं तो हम क्या देते हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्या रोटी कपड़ा मकान देना काफी होगा? क्या इसका संबंध लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से नहीं है? हम आपको आजादी दे दें, लेकिन हम आपको 1 लाख रुपया दे दें, लेकिन आपको बंदी बना के रखें, अगर आपको ऐसी लाइफ जीने पे बाध्य किया जाए जो डिग्निफाइड ना हो, तो क्या उस पैसे का कोई मोल रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं फंडामेंटल राइट से कैसे जुड़ी हुई हैं, इसको समझेंगे। ऑल द आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन, ऑलराइट, जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, रिलेटेड है। जैसे इन जनरल में बात करूं तो आर्टिकल 12 टू 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया है। अब कंफ्यूजन होती है, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है? मौलिक अधिकार तो 6 हैं, 14 से लेकर 32 तक, लेकिन 12, 13, 33, 34 और 35 इनका संबंध भी मौलिक अधिकारों से ही है, उसको समझेंगे। ऑलराइट, इसके बाद बात करें तो भाई डायरेक्शंस या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपीस कह देते हैं। सिंपल भाषा में, अगर स्टूडेंट आपका कोई डाउट हो सिलेबस से संबंधित, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड, मैं उसका भी जवाब दूंगा। ऑलराइट, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर आते हैं, आर्टिकल 36 टू 51 प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। दीज आर द डायरेक्शंस टू द स्टेट्स कि एक राज्य को काम कैसे करना है, ठीक है। इससे संबंधित प्रावधान है, बेहतर तरीके से समझेंगे इसको, 3 पार्ट्स में बांट देते हैं, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी क्या कहती है, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी क्या कहती है, और सोशलिस्ट मॉडल क्या कहता है। तीनों की झलक जो है हमें देखने को मिलेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। इसके बाद बात करेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नहीं है, 1-2 सवाल ही यहां से कभी कभार पूछे जाते हैं, बट यस इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड वी विल डिस्कस इट। जिस प्रकार से आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही आपके कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति, तो उन्हीं कर्तव्यों का जिक्र जो है आर्टिकल 51A में हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, चले, तो ये हमने कुछ बेसिक बात करी। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, वो अभी तक हमने सरकार से अलग जो हमारे टॉपिक हैं पॉलिटी के, उन पर बात करी है। नाउ वी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी मशीनरी है जिसके माध्यम से देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है, और वो चलाती है अपने 3 अंगों के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ऑलराइट, इन 3 माध्यमों से वो अपने देश को चलाती है। कोई भी सरकार, दुनिया का कहीं भी मॉडल देख लीजिए, जहां भी गवर्नमेंट होंगी वहां पर ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी। तो इंडिया में इनका क्या वजूद है, उस पर बात करेंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे टॉपिक बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दीज आर द मेजर टॉपिक्स। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, कंडीशंस कौन कौन सी है, एक्सेप्शंस कौन कौन सी है, उनको समझेंगे अच्छे से। पावर्स इनकी क्या क्या है, उनको समझेंगे। ऑलराइट, ये इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट, मतलब हमारी जो लेजिस्लेचर है, ये विधान पालिका है। पार्लियामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत से सवाल जो है यहां से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पेचीदा भी है। इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, स्पेशली जब हम बात करेंगे बिल्स से संबंधित, ठीक है ना, बहुत से बिल्स हैं, मोशंस हैं, जिनका जिक्र जो है पार्लियामेंट में होगा। जनरली लोकसभा अपर लोअर हाउस, राज्यसभा जो है अपर हाउस, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी कॉम्पोजिशन, इनके फंक्शंस को समझेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा कैसे एक बिल कानून बनता है, उस प्रक्रिया को अच्छे से समझना हमें जरूरी है। जितने भी मोशंस पार्लियामेंट में पारित होते हैं उनको पढ़ेंगे, और बहुत सी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ऑलराइट, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। हमें यह भी समझना है, थोड़ा सा उस हिसाब से भी पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चले, तो ये भी हमने बात कर ली पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई जुडिशरी के कंटेक्स्ट। जुडिशरी की बात कर रहे हैं, थर्ड मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वी कैन से दैट, जिसमें हमारी एपेक्स बॉडी है। आर्टिकल 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है। अपेक्स जुडिशियल बॉडी भी हम इसे कह देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है,
सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या है, जुरिस्डिक्शंस क्या है, और सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्राइन क्या है, इस सभी को जो है हम अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के संदर्भ में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब मैं एक सवाल यहाँ पे, सवाल नहीं, एक आपको एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं स्टूडेंट, वहां से बहुत से सवाल परीक्षाओं में बनते हैं, और बहुत कम विद्यार्थियों को इसकी सही से जानकारी रहती है। ऑलराइट, जैसे कि अपेक्स कोर्ट तो हमने, सुप्रीम कोर्ट बात कर ली, ठीक है। अभी देखिए, मैं इन डिटेल आपको ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिलेबस का रेलेवेंस, सिलेबस में हम कैसे पढ़ेंगे वो चीजें डिस्कस कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेंगे, आपके सेशन कोर्ट्स रहेंगे, या सिविल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। अब इनका जो स्ट्रक्चर है सिटीज में कैसा है, मेट्रोपॉलिटन जजेस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। विलेजेस में मुंसिफ्स की व्यवस्था होती है, फैमिली कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, रेवेन्यू कोर्ट्स का स्ट्रक्चर भारत में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से शुरू होता है, देन डिप्टी आपके कलेक्टर्स आते हैं, देन एसडीएम्स आते हैं, डीएम एसडीएम्स आते हैं, देन फॉलोड बाय तहसीलदार, नायब तहसीलदार तक, है ना, ये सारा प्रोसेस है। तो कैसे इनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, कौन इनकी अपॉइंटमेंट्स करता है, किसको ये रेजिग्नेशन देंगे, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, यहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं, और किताबों में भी इनकी जानकारी नहीं मिलती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो जुडिशरी वाले टॉपिक में स्टूडेंट बहुत इलेबोरेटली जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे फंक्शंस करती हैं भारत में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जनरली सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ेंगे ही, हाई कोर्ट तो पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आई होप थोड़ा सा आपको इसका अंदाजा लग गया हो। इसके अलावा क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं बहुत सी भारत में, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो हैं उनके संदर्भ में भी हम अलग से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने बात कर ली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी फंक्शन कर रही है, ये आपके सिलेबस का मेजर पार्ट रहने वाला है। चलिए, नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव से भी संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नर की पावर्स क्या हैं, उसकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स क्या हैं, इससे संबंधित बहुत बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, मुंसिफ जजेस की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, रेजिग्नेशन क्या वो गवर्नर को देंगे या अपने सीनियर अथॉरिटीज को देंगे, ऐसे परीक्षाओं में सवाल बहुत से बनते हैं। ऑलराइट, तो गवर्नर की पोस्ट की सिग्निफिकेंस, इसकी पावर्स, इसके फंक्शंस को इलैबोरेटली स्टडी करना है। देन हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में तीन चीजें बताई आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, लीगल स्टेटस और जुडिशियल स्टेटस, तो ये हम हर टॉपिक में इस चीज को देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सीएम्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, सीएम्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली आपके आते हैं। इनके अपॉइंटमेंट्स, इनके हर फंक्शंस को हमने अच्छे से पढ़ना है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक बार क्लियरली बताइए कि कोई डाउट आपका अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए, या पॉलिटी को पढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत आती है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल कोडली आई विल रिस्पॉन्ड यू। अभी तक जितना स्टूडेंट हमने पढ़ा, डिस्कस किया, कोई डाउट, कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो सिलेबस से संबंधित या अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और एक और बात, हम पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। सो योर पार्टिसिपेशन इन दिस सेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आप जरूर अपनी सहभागिता दीजिए। ऑल फाइन टिल नाउ सर, ठीक है कपिल गर्ग जी, अच्छी बात है। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स, आपका कोई डाउट, कोई सवाल मन में हो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। अगर
आपको चीजें समझ आ रही हैं आसानी से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, दो बॉडीज का जिक्र होता है। पहली है पंचायत व्यवस्था भारत में, रूरल रीजन्स में, एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो पंचायती राज सिस्टम भारत में है क्या, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स जो हैं आपकी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, उनसे संबंधित फंक्शनरीज जो हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम। म्युनिसिपैलिटीज के संदर्भ में पढ़ेंगे, है ना, अर्बन रीजन में म्युनिसिपैलिटीज कैसे फंक्शन करती हैं, पूरा स्ट्रक्चर है इसका कि कैसे आपके जो हैं म्युनिसिपल बोर्ड्स काम करते हैं, नगर पंचायतें काम करती हैं, पोर्ट ट्रस्ट काम करते हैं। इन सभी का ब्यौरा जो है आपके सिलेबस में दिया जाएगा, आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ये सवाल यहां भी उठेगा भाई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस बेसिकली क्या है, कौन कौन से आर्टिकल इससे जुड़े हैं, ऐसे ही परीक्षा में आपके सवाल पूछ लिए जाएंगे। इसके पश्चात आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वो बॉडीज हैं जिनका संविधान में जिक्र किया गया है, लाइक यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एजीआई है, कैग है ना। इन सभी संस्थानों को का स्ट्रक्चर क्या है, अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, ये सारा जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पार्ट है इन डिटेल हम पढ़ेंगे। जैसे कि भाई परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया गया स्टेटमेंट बेस्ड, हालांकि अलाइड का ये नहीं था क्वेश्चन, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन से संबंधित ये था। पहली स्टेटमेंट ये थी कि जो पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका जो टर्म था वो 8 साल का था। सेकंड स्टेटमेंट ये था कि इलेक्शन कमिश्नर का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है, पीरियड होता है, वो 6 वर्ष का होता है। तो आपको सही स्टेटमेंट बतानी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ गई। ऑलराइट, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा है, आपको लगेगा एक सही है एक गलत है, हालांकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसे बहुत से कानून समय समय पर पारित हुए हैं जिसमें परिवर्तन किए गए, चेंजेस किए गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती हैं जो मुख्य रूप से संविधान में जिनका जिक्र नहीं किया गया, संविधान द्वारा पारित किसी कानून के माध्यम से जो शक्ति प्राप्त करते हैं, किसी एक्ट के माध्यम से, जैसे कि भाई आपका सीआईसी, या फिर हम बात कर सकते हैं सीबीआई, ठीक है ना, नीति आयोग, जिनका कह सकते हैं या तो किसी एक्ट के माध्यम से जिनको शक्ति मिली है, या जिसके रेलिवेंस की वजह से उनका एग्जिस्टेंस है। तो ऐसे परीक्षा में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, बहुत से सवाल बनते हैं और इनको भी डिस्कस करेंगे। एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, है ना, इन स्टेट्स, इन सभी को पढ़ेंगे। यूपीएससी के चेयरमैन, क्या उनका प्रोसीजर है, क्या प्रोविजंस है, सीआईसी, चीफ जो इंफॉर्मेशन कमीशन है आपका, नॉलेज कमीशन है, इन सभी को हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के टॉपिक में। लास्ट जो सिलेबस का आपका पार्ट रहने वाला है, दैट इज द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे संविधान में समय समय में बहुत से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, उसको भी अच्छे से समझना उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। ऑलराइट, तो ये हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया हो कौन कौन से टॉपिक जो है पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। किसी का अब कोई सवाल है, मैं लास्ट में एक बार सिलेबस या अभी तक जो हमने पढ़ा डिस्कस किया पूछना अगर आप चाह रहे हैं तो जरूर मेंशन करिए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे हमारा जो शेड्यूल रहने वाला है, शेड्यूल ऑफ द क्लासेस। जरा आप इस पे देख सकते हैं क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। सो पहली क्लास है आज जिसमें थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन, सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, इन डिटेल क्या है हमारा पॉलिटी का, और अप्रोच क्या रहेगी ये मैं आपको पैरेलली टॉपिक वाइज टॉपिक बताता रहूंगा। आपकी सेशंस को हमने डिजाइन ही कुछ इस प्रकार से किया है। ऑलराइट, सो द क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 11th सितंबर, सॉरी 11th जुलाई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है उसको आज हम पढ़ेंगे इसमें। कल का जो टॉपिक रहेगा मेकिंग एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन परसों आपकी क्लास नहीं होगी, देन संडे आएगा
एंड देन मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लास रहेगी प्रियम्बल एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। छोटे टॉपिक हैं, प्रियम्बल एंड एक ही लेक्चर में इसको कवर करेंगे। देन सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड ड्यूटीज। पार्लियामेंट का टॉपिक बड़ा है, दो पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2। देखिए पूरा इलेबोरेटली सिलेबस है, शेड्यूल वाइज ही क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रायर इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं। पूरा शेड्यूल आपके हाथ में होगा कि कब कब आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। ऑलराइट, देन शेड्यूल आप नेक्स्ट देख सकते हैं भाई, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंडियन जुडिशरी को अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें एक आध लेक्चर हमें और एक्स्ट्रा लेना पड़े तो उसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्नर, सीएम्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो इस अभी जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया, क्या इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं कवर कर रहे हैं? वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे हमारे इस सेशन में। ऑलराइट, हमारे इन सेशंस में हम पूरे सिलेबस को इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं। द पॉलिटी एक बार इतने अच्छे से पढ़ लो आप कि फिर आपको जो है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। जो भी डाउट्स हैं वो इन क्लासेस के बाद, और मैं एक और चीज बता दूं कि हमारी ये जो क्लासेस है ना, अलाइड सर्विसेज है नहीं। कल को आप हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, जो कि एक्सपेक्टेड एग्जाम्स हैं, जो कि आने वाले हैं और आएंगे, इस वर्ष ही आएंगे, क्योंकि काफी वर्षों से ये परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो उसमें भी हमारी ये क्लासेस बहुत काम आएंगे आपको। ऑलराइट, मैं फिलहाल पॉलिटी की बात कर रहा हूं। अंजू पूछ रही हैं एचपीजीके, एचपीजीके की भी क्लास रहेगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके मिलेंगे। ऑलराइट, उसकी चिंता मत करिए, फिलहाल हम पॉलिटी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो सेशन है पॉलिटी को ही डिस्कस हम करेंगे। सर, डू वी आल्सो हैव टू स्टडी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स? यस, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट्स, ये जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इंडियन जुडिशरी वाला, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम कवर करेंगे पैरेलली, टॉपिक वाइज। जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सी जजमेंट्स आती हैं, कवर होती हैं। मेनका गांधी केस है, ठीक है, या फिर आपका मिनर्वा मिल केस आएगा, केशवानंदा भारती केस, गोलकनाथ केस है ना, ये सब वेरूबरी की जजमेंट ये हम वहां कवर कर लेंगे। तो टॉपिक से जो जो जजमेंट्स रिलेटेड हैं, कुछ तो ऐसी होंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, वो भी हम पढ़ेंगे। इमरजेंसी पावर्स, बिल्कुल दीपक जी, जब प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे हम, तो उसमें प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स का बिल्कुल जिक्र होगा, तो उसकी चिंता आप मत करिए। अच्छी बात है, आपके जो डाउट्स हैं, डाउट्स नहीं रहने चाहिए। जो भी अगर आपका कोई और डाउट है तो जरूर आपसे पूछिए। दीपक जी, इमरजेंसी पावर्स भी हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट के ही टॉपिक में। अगर हमें क्लासेस एक्सटेंड भी करनी पड़ी, वो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई क्लास एक आध लेक्चर कम हो रही है, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है कि एक ही में कवर कराना है। इट डिपेंड्स, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर ये महसूस हुआ कि और क्लासेस रखनी है, हम रख लेंगे, पढ़ना ही तो है, कोई इशू नहीं है। यस, एनी फर्दर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी क्लासेस और शेड्यूल और सिलेबस? चलिए, तो शेड्यूल भी हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स, और अब हम बढ़ते हैं आगे। आज के हमारे पहले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात मैं यहां पहले आपको बता दूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि आपके रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, वो इस सेशन में कवर नहीं होंगे, वो आप हिस्ट्री में अलग से पढ़ोगे, ठीक है ना। टॉपिक आता है हिस्ट्री में पूरे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स का। यहां पर हम सिर्फ उन्हीं एक्ट्स का जिक्र करेंगे, उन्हीं इवेंट्स का जिक्र करेंगे जिसने हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया में सहायता की है, भारत की नई शासन प्रणाली पद्धति को बेहतर बनाने के लिए में मदद की है, सहायता की है। ऑलराइट, उन्हीं हिस्टोरिकल इवेंट्स का भी जिक्र करेंगे जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सहायक हैं, ये पॉलिटी सब्जेक्ट में हेल्पफुल साबित हो रही हैं। चलिए, सो लेट्स बिगिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले जिक्र होगा मोंटेस्क्यू डिक्लेरेशन का, या मोंटेग्यू डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं। ये पहली दफा था जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की थी। ये बात समझ आई बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1914 से लेके 1918 तक, और उस समय बहुत सी इंडिया में मेजर इवेंट्स हुई, जैसे कि होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश, जो कि विरोध कर रही थी, ठीक है ना। यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, अच्छे संबंध बनना मुस्लिम लीग से, एक प्रकार से यूनिफाइड भारत हो रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स को एक कहीं ना कहीं भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक्शंस के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फर्म हो जाए इंडियंस और हमारे लिए समस्या हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि अंग्रेजों को उस समय भारतीयों की सहायता चाहिए थी, तो एक नरम रुख दिखाना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। खैर, ये तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमने बात करी। उस समय भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, ठीक है ना, वो थे आपके मोंटेग्यू, और इन्हीं के नाम पे मोंटेग्यू डिक्लेरेशन 20 अगस्त 1917 में घटित हुआ। इनकी ये स्टेटमेंट है, द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने बात किया कि भारत को धीरे धीरे हम सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है भारत की हम बनाएंगे, इसके लिए हम एश्योर्ड करते हैं। लेकिन यहां पर दो चीजों का जिक्र जो था वो नहीं किया बहुत खुलकर ब्रिटिशर्स ने, और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो था एग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो पहले तो ये सवाल कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसका कोई बड़ा क्लियर आंसर अंग्रेजों ने हमें दिया नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सिंपली कह दिया कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट, हम सेल्फ गवर्नमेंट भारत में स्टैब्लिश करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे और कब करेंगे, ये दोनों ही चीजें नहीं बताई, ठीक है ना। क्या सेल्फ गवर्नमेंट का ये मतलब होगा कि आप सारी पावर्स जो हैं इंडियंस को दे देंगे, और कब देंगे, 2 साल में, 3 साल में? आपने ये तो कह दिया कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाएगी, ठीक है ना, लेकिन कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, ये नहीं बताया। साधारण शब्दों में अगर मैं सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड को इलाबोरेट करूं, या सॉरी, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को मैं इलाबोरेट करूं, ऐसी सरकार जो तब तक ही कंटिन्यू कर सकती है जब तक लोग चाहते हो। अगर लोग चाहें तो उस सरकार को बदल सकते हैं, ऐसी व्यवस्था को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या भारत में आज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है? यस। हम देखते हैं कि सेंटर गवर्नमेंट में परिवर्तन होते हैं ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पारित होते हैं, ठीक है। अगर किसी बिल को जनता पारित ना करवाना चाहे तो प्रेशर सरकार पे डाल सकती है। वी हैव सीन इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर बिल। तो जवाबदेही भारत सरकार की है जनता के प्रति, बिकॉज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। ऑलराइट, तो ये दो सवाल छोड़ दिए कि सेल्फ गवर्नमेंट तो बनाई जाएगी, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट बनाई कैसे जाएगी और कब बनाई जाएगी, इसका कोई भी क्लियर इलाबोरेशन मोंटेग्यू जो आपका डिक्लेरेशन था उसमें बिल्कुल नहीं दिया गया था। ऑलराइट, तो ये सवाल छोड़ दिए, नो मेंशन था, कोई जिक्र इसमें नहीं था। ब्रिटिश कॉलोनी एस्टैब्लिश थी भारत में 1917 तक, और सेल्फ गवर्नमेंट को बनाना था, ये ब्रिटिशर्स ने बात कर दी। अब ब्रिटिशर्स का कहने का एक्चुअल में मतलब ये था, जो उन्होंने बाद में अपनी बात को रखते हुए कहा, कि हम धीरे धीरे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें भारतीयों को शामिल करना शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे मीन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इनका ये मतलब नहीं था कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे और आप चुनाव के माध्यम से अपनी एक नई सरकार बना दीजिए, या फिर हम भारत में ही रहेंगे लेकिन भारत का जो शासन प्रशासन है वो भारतीयों द्वारा चलाया जाएगा। ये इनका मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का मतलब था धीरे धीरे, स्लोली प्रोग्रेशन करते हुए भारतीयों को जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वायसराय काउंसिल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी उस टाइम पे, जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था एक समय तक। तो अब धीरे धीरे भारतीयों को इनमें शामिल किया जाए, ऑलराइट, इनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट भारत में स्टैब्लिश करे।
क्योंकि 1905-6 में देख चुके थे कैसे आपकी स्वदेशी मूवमेंट भारत में स्टार्ट हुई, स्वराज मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसका इम्पैक्ट जो था कहीं ना कहीं पड़ रहा था। और ब्रिटिशर्स इस बात से भयभीत भी थे कि नाउ अगर हम एक कह लीजिए कि अल्हड़ रवैया ही भारतीयों के प्रति दिखाते रहेंगे तो शायद हमारे दिन भारत में गिनती के ही रह जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हमने बात कर ली। अब इस सीढ़ी में जो पहला कदम लिया गया, देखिए बिल्डअप तो मैंने कर दिया 1917 के मोंटेग्यू डिक्लेरेशन के माध्यम से। जो पहला स्टेप था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है जी, पहला इस संदर्भ में जिसको मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है जी, चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे, मोंटेग्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके बारे में इलैबोरेटली आप पढ़ोगे कहां, जो आप पढ़ोगे डिफरेंट एक्ट्स अंडर दी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से आप इसको और पढ़ेंगे कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद की स्थापना हुई 1858 में, 1858 में। ऑलराइट, चलिए अब इसमें जो मेजर प्रावधान है, एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ये बहुत लेंथी है। हम कौन से एस्पेक्ट पर पढ़ेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वही लीड करेगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें पहला प्रावधान था नंबर ऑफ इंडियंस इन वायसराय एग्जीक्यूटिव, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल was increased from 1 to 3। वायसराय एग्जीक्यूटिव क्या है, वायसराय होगा और उसकी एक काउंसिल होगी जो भारत को चलाने में मेजरली सहायता कर रही है। ऑलराइट, इंडियंस आर अलॉट इन द इंपॉर्टेंट कमेटीज, जो भी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जैसे कि फाइनेंस कमेटी, ये बताया गया उसमें बहुत बड़ी बात थी उस समय तक बात करें हम तो, कि फाइनेंस कमेटी में भी भारतीयों को शामिल किया जाना जरूरी है। भारत के फाइनेंसिस से संबंधित निर्णय लिए जा रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं और एक भी भारतीय नहीं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तरफ एक स्टेप था। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इलेक्टेड, जो भी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होंगे इलेक्टेड होने चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना का जिक्र हो गया इस एक्ट में, वो था सेंटर पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट, जिसको आज हम जानते हैं यूपीएससी के नाम से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। तो ये जिक्र किया गया एक अलग से सेंटर का, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए जो भारत में जितनी भी नौकरियां हैं उनकी व्यवस्था की देखरेख करेगा। ऑलराइट, तो पहली दफा इसका जिक्र किया गया और ये सारे कदम हमें क्या लग रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में लिए गए भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट। चलिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पारित किया गया तो एक बात यह भी कह दी गई कि 10 साल के पश्चात इसकी जांच की जाएगी, प्रोग्रेशन देखा जाएगा कि ये जो एक्ट पारित किया गया है 1919 का, जो कि काफी हद तक इस बार जो 1917 का मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड एक्ट पारित हुआ था उस पर आधारित था। ऑलराइट, तो 10 साल के बाद इसकी प्रोग्रेशन देखी जाएगी कि कितना सक्सेसफुल ये एक्ट रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन भारत में आता है जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। अब देखिए, इन 10 सालों में 1919 से लेके 1927 तक बहुत सी मेजर नेशनल मूवमेंट की इवेंट्स हो चुकी थी, जैसा कि जो आपका एनसीएम था, है ना, असहयोग आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं, खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा हूं, बहुत से इंसिडेंट्स हो चुके थे, चोरा चोरी इंसिडेंट हो चुका था। तो दूसरी तरफ जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उनकी एक्टिविटीज बढ़ गई थी, काकोरी इंसिडेंट हो चुका था, है ना। तो बहुत से डायनेमिक्स बदल चुके थे। अब वो डायनेमिक्स नहीं थे जो 10 साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। चेंजिंग ट्रेंड्स लोगों की सोच में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब साइमन कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, 7 सदस्य, 7 मेंबर साइमन कमीशन के थे, लेकिन इनमें एक भी भारतीय नहीं था। ये देखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस हद तक भारत में सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर पाई है, इसकी जांच करना, इसको देखना ही लक्ष्य था। लेकिन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। तो ऑफ कोर्स इंडिया को इससे समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इंडिया हैज शोन इट्स कंसर्न
pertaining to this that Indians must be, भारत से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाए और उसमें भारतीय ही शामिल ना हो, तो ये बात कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं होती है। ऑलराइट, तो यहां पर इसका विरोध भारत में डिफरेंट रीजन्स में होने लगा, और जब साइमन भारत आए तो साइमन गो बैक के नारे हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। काले झंडे दिखाकर उनका लोगों ने स्वागत किया, और ऐसा ही एक इवेंट होता है लाहौर में। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। भारी लाठीचार्ज होता है, सर पे उनकी कुछ लाठियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी शहीदी होती है, उनको शहादत मिलती है। ठीक है जी, इस बात ने भी बहुत ज्यादा भड़का दिया स्पेशली यूथ को। तो ये सारी घटनाएं हुई। इसके बाद हम बात करेंगे, इसने अपनी रिपोर्ट, मतलब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में, 1930 में। देखिए कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, आपको यही प्रोग्रेस समझनी है। 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी साइमन कमीशन ने, और इस रिपोर्ट पे आधारित था आपका राउंड टेबल्स। 3 राउंड टेबल्स हुई है ना, भारत में कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, भारतीयों को कितना शेयर दिया जाए, ये सारी बातें तो डिस्कस हो रही थी साइमन कमीशन में। किस पे आधारित थी आपके, सॉरी, राउंड टेबल में किस पे आधारित थी ये, साइमन कमीशन पे। और साइमन कमीशन किसकी जांच के लिए गठित किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो जुड़े हुए हैं आपस में ये सारे। अब 3 इसके सबमिट हैं साइमन कमीशन के। हाँ जी स्टूडेंट, एक बार मुझे बता दीजिए, अगर अभी तक जो हमने पढ़ा डिस्कस किया कोई डाउट नहीं, कुछ समझ आया है, यू वांट दैट आई रिपीट, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम योर साइड, तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताइए, फिर ही मैं आगे बढ़ता हूं। बीच बीच में आपके मैं क्वेश्चंस भी लेता रहूंगा। यस स्टूडेंट्स, एनी रिस्पॉन्सेज फॉर योर साइड? किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई डाउट हो तो पूछिए जरा। पार्टिसिपेशन देना है, सभी की सहभागिता मुझे चाहिए भाई। यस नो तो कर ही सकते हैं आप, एक्टिव रहना है क्लास में। नो डाउट। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, चीजें क्लियर हो रही हैं, सिस्टमैटिकली हो रही हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब क्या हुआ, 3 राउंड टेबल्स होती हैं। लक्ष्य क्या है, भारत में सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण किया जाए। ठीक है, पहली कॉन्फ्रेंस हुई। अब इसका इलेबोरेशन डिटेल में पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, मैं बस मेजर जो चंक्स हैं उन्हीं पर बात करूंगा। फर्स्ट जो आपकी समिट होता है, उस समय भारत में प्रारंभ हो चुका था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च। तो ऑफ कोर्स लीडिंग पार्टी जो है भारत की वो कौन सी है, कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी ही शामिल नहीं होगी तो इसकी सफलता, ये जो आपके राउंड टेबल्स हैं कहां हुए थे, ये लंदन में हुए थे, तीनों ही है, इसकी सफलता की संभावना कम हो गई। तो फर्स्ट राउंड टेबल में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया, हालांकि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और इवन जो अंबेडकर थे, बी आर अंबेडकर जी भी इसमें शामिल हुए थे, अपनी सहभागिता दी थी, और सबके अपने अपने इश्यूज थे, मुद्दे थे। कोई भारतीयता की बात नहीं कर रहा था। हिंदू महासभा इज टॉकिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट, मुस्लिम इज टॉकिंग अबाउट देयर कम्युनिटी इंटरेस्ट, और बी आर अंबेडकर जी ऑफ कोर्स गए थे वहां पे कि अपलिफ्टमेंट जो है डाउन टोडन क्लास का या डिप्रेस क्लासेस का वो खत्म हो भारत से। ठीक है जी, अब इसके पश्चात क्या हुआ, अब देखिए ये राउंड टेबल्स यहाँ खत्म हुई हैं, लेकिन इसका जिक्र आगे भी आएगा। इसके बाद एक मेजर घटना होती है एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है, बड़े ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, कम्युनिस्ट लीडर थे, बड़े प्रभावी। इनके द्वारा एक आइडिया सुझाया दिया गया कि देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो अगर ये सवाल परीक्षा में आ जाए कि भारत में संविधान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नाम क्या आएगा आपका, एम एन रॉय। पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑलराइट, इनका एक बहुत फेमस आइडिया है रेडिकल ह्यूमनिज्म, अलग से पढ़ लीजिएगा इसको, रेडिकल
ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म का इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, नव मानवतावाद का सिद्धांत है। ठीक है जी, चलिए, तो इन्होंने ये टर्म क्वाइन करी फर्स्ट टाइम, की टर्म नहीं कहूंगा, पहली दफा ये आइडिया दिया कि भारत का संविधान बनना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए, मैंने कहा था कि जो राउंड टेबल्स थी ये विफल रही थी, पहली राउंड टेबल विफल रही, दूसरी राउंड टेबल में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस गांधी जी ने किए और अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं। ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता इससे पहले हो चुका था। मैं बस जिक्र करूंगा पॉइंट्स का ही, बाकी इन डिटेल इसको आप पढ़िएगा कि क्यों गए थे। जब वो वहां पे गए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए, बिकॉज एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट, नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि भारतीयता की कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरे भारत की रिप्रेजेंटेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा। या तो बात हिंदूज की हो रही है, मुस्लिम्स की हो रही है, डिप्रेस क्लासेस की हो रही है। तो बड़े शुभ हुए और सेकंड राउंड टेबल्स को छोड़ के वो आ जाते हैं और आकर फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि बाद में बहुत सफल तो नहीं हो पाई थी। तो फर्स्ट भी फेल हो गई राउंड टेबल, सेकंड भी फेल हो गई, थर्ड राउंड टेबल होती है 1932 में, और इसमें भी जिक्र किया जाता है, बट ये भी फेल होती है बिकॉज दिस टाइम अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेट, अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी सहभागिता बिल्कुल भी नहीं दी थी। ऑलराइट, अब इन तीनों ही राउंड टेबल्स पे आधारित 1933 में, ध्यान से पढ़िएगा, 1933 में एक व्हाइट पेपर इशू किया गया, व्हाइट पेपर, और इस व्हाइट पेपर पर आधारित था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑलराइट, जो कि आधारशिला फर्दर बनता है हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। आज हमारे संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ऑलराइट, तो इसमें मेजरली क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया प्रोविंशियल वर गिवन ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस जो हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी जाएंगी भारत के प्रांतों में। प्रोविंस लेवल पे जो है, सेंट्रल लेवल नहीं, प्रोविंस लेवल पर जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी जाएंगी, और 10% जो भारतीय हैं टोटल पॉपुलेशन का, इनको मत देने का अधिकार होगा, वोटिंग राइट होगा। सोचिए 1935 तक भारतीयों को 10% भी वोटिंग राइट नहीं था। कितनी, आप कह सकते हैं, यहीं से हमें पता चल रहा है कि लोकतंत्र सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है। आज अब राइट टू वोट को बहुत तवज्जो नहीं देते, पर उस समय देखिए 10% लोगों को भी, इस 10% में भी कौन थे, प्रिंसली स्टेट, जो वेल्दी धनाढ्य वर्ग था, ठीक है ना, या एजुकेटेड इंडियंस, यही इसमें अपने वोट दे सकते थे, बाकियों को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ऑलराइट, तो ये दो बातें 1935 के एक्ट में कही गई। अब वापस आएंगे हम एम एन रॉय के फैक्ट पे। 1934 में एम एन रॉय ने प्रपोज किया था कि संविधान भारत का होना चाहिए। इस बात को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया और ऑफिशियली डिमांड करी कि भाई हमारा अलग से संविधान होना चाहिए। ठीक है, और इसी बात को 1938 में नेहरू जी कहते हैं, वी डिमांड फ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कोई बाहरी तत्व इसमें इंटरफेरेंस ना करे, मतलब अंग्रेजों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट आपको इवेंट्स याद रखनी पड़ेंगी, नेहरू जी ने कब डिमांड करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड करी थी, एंड ऑफ कोर्स एम एन रॉय ने कब इसकी मांग करी थी। ऑलराइट, तो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 में नेहरू जी डिमांड करते हैं, और क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। हाँ जी, तो अगस्त प्रपोजल का जिक्र होगा 1939 में। स्टूडेंट क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब अंग्रेजों का एक बार फिर से भारतीयों की जरूरत थी, बिकॉज इंडियन सोल्जर्स का वो यूज करना चाहते थे, हमारे यहाँ के रिसोर्सेस का, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का यूज करना चाहते थे। तो कुछ बातें वो मानना पर राजी हो गए। अगस्त प्रपोजल में एक्सेप्ट वो करते हैं कि भारत का एक संविधान आप बना सकते हैं, ठीक है ना,
एक्सेप्टेड टू फ्रेम टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, हालांकि ये फेल हुई बिकॉज ये पुरानी बात हो गई थी उस समय तक। ऑलराइट, इसके पश्चात क्रिप्स मिशन का जिक्र होगा स्टूडेंट। पहले क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन आता है, मैं उन्हीं इवेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका हमारा संबंध है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। सो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और ये प्रपोजल रखता है कि भारत में रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश की जाएगी और उसके लिए चुनाव कराए जाएंगे, इलेक्शंस कराए जाएंगे, ठीक है। ये प्रपोजल जो था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने दिया और ये प्रपोजल आप कह सकते हो इनके द्वारा दिया गया। एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और मेंबर्स जो होंगे इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, ये आएंगे प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर या फिर नॉमिनेटेड होंगे प्रिंसली स्टेट से। दो तरीके से मेंबर्स आएंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड सदस्य या भारत के प्रोविंसेस में चुनाव होंगे और वहां से लोग डायरेक्ट जो है वो आएंगे। लेकिन ये प्रपोजल जो था ये भी फेल हुआ। अब इसके पीछे के कारण क्या है उस पर भी बात करते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट इन्होंने ये भी कह दी कि अगर कोई चुनावों में अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहता है या अपना अलग सेपरेट कोई प्रोविंस एग्जिस्टेंस चाहता है तो वो कर सकता है। तो इस बात से इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री नहीं कर रही थी, ठीक है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग चाहती तो थी कि एक सेपरेट स्टेट की बात हो, लेकिन क्रिप्स मिशन किसी भी मुस्लिम स्टेट की बात नहीं कर रहा था, वो जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस थी उन्हीं की बात कर रहा था। ऑलराइट, तो इनके सेपरेट कम्युनल बेस्ड स्टेट की जो डिमांड थी उसका जिक्र भी क्रिप्स मिशन में नहीं था। तो दोनों ही नाखुश थे, दोनों ने ही क्रिप्स मिशन का विरोध किया और ये सफल नहीं हो पाया। ऑलराइट, इसको उदाहरण के तौर पे हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। अब जरा इस स्लाइड में देखिए आप, ये जो आपके पार्ट हैं, स्काई ब्लू पार्ट जो हैं, दीज आर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। ये क्या है आपके ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। तो इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में क्या होंगे, इन प्रोविंसेस में चुनाव होंगे। इन चुनावों के आधार पर यह निर्णय होगा, ठीक है ना, कि कैसे संविधान को बनाना है। अगर इससे कोई बाहर रहना चाहे, मान के चलिए पंजाब सिंध बाहर रहना चाहे, तो वो उसका अधिकार रखेगा। तो ये बात किसको पसंद नहीं आई थी, कांग्रेस पार्टी को। और ये बात निश्चित रूप से मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं आनी थी, बिकॉज दे वर आल्सो लुकिंग फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, जिसका कोई जिक्र इसमें नहीं था। तो सेपरेट जो प्रोविंसेस हैं हम देख सकते हैं इस इमेजेस के माध्यम से, इनमें ही चुनाव हुए थे एक्चुअल में। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड में आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो भाई ऑन 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर का अंत होता है, ब्रिटेन की जीत हो जाती है और ब्रिटेन कोशिश एक बार फिर से क्या करेगा, क्योंकि अब उनको जरूरत नहीं है इंडियंस की, तो क्या हो, हम अपना शिकंजा जो भारत पे है, अपना कंट्रोल जो भारत पे है वो बेहतर तरीके से करें। इसी से संबंधित इनका प्रपोजल आता है वेबल इनिशिएटिव। लॉर्ड वेबल उस समय थे, इनके द्वारा अनाउंस किया गया। इन्होंने कहा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे भारत में दिसंबर 1945 में, ठीक है ना। मतलब दिसंबर 1945 से लेके जनवरी 1946 के बीच चुनाव होंगे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। तो ये जो है बाद में इलेक्शंस भी हुए, जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, सिंध, पंजाब, इन रीजन्स में किसको रिप्रेजेंटेशन मिला भाई, कांग्रेस को लीड मिली थी। ऑलराइट, तो ये इसका जिक्र इन्होंने वेबल प्लान में कर दिया था। अब इससे संबंधित हालांकि बहुत क्लैरिटी नहीं दी, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये इन चुनावों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, इससे संबंधित एक एक मिशन इन्होंने पारित किया जिसको हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से। कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से आपने पढ़ा होगा 1946। नाउ 3 पीपल इन्वॉल्व इन इट। सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे उस समय। और एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये इंग्लैंड की कैबिनेट के सदस्य थे, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर थे, और इन तीनों को ही इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था कि भारत में जो बात करी जा रही है कि भारत का एक संविधान बनाया जाएगा, उसके लिए चुनाव होंगे,
आप देखिए तो कैबिनेट मिशन प्लान इनकी अध्यक्षता में बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन प्लान एक्चुअल में ऑफिशियली वो प्लान था जिसने ये कहा कि अब भारत का एक संविधान होगा, वो संविधान भारत की संवैधानिक सभा द्वारा बनाया जाएगा और इसके माध्यम से भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी जिसमें कोई आउटर इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑलराइट, ये सारी बातें अब एक्सेप्ट कर ली अंग्रेजों ने 1946 आते आते। कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या कहा, देखिए सीट्स बांट दी गई। तो सबसे पहले सीट्स जो थी वो कितनी होंगी, 389 सीट्स, जिसमें से 296 रिप्रेजेंट करेंगी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को और 93 सीट्स रिप्रेजेंट करेंगी प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है ना, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स, 296 सीट्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। गॉट इट? टोटल 389 सीट्स। और ये डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं यहां पे चुनाव होंगे, पंजाब, यूनाइटेड, बिहार, बंगाल, असम, इन सभी में चुनाव होंगे इन 296 सीटों पे। और 93 जो सीटें हैं ये आप देख रहे हैं, ये हैं आपके प्रिंसली स्टेट्स जहां से नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे। अब एक मैं पॉइंट आपको यहां समझा दूं, प्रोविंस की बात हो रही है, प्रोविंस में एलोकेशन कैसे होगा सीट का, ये बड़ा एक सवाल रहा कि भाई सीटें कैसे बांटे जाए। तो यहां पर मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट देखा गया, जिस प्रोविंस में जिस भी कम्युनिटी को मेजॉरिटी होगी तो वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको ज्यादा सीटें दी जाएंगी। अगर मान के चलिए असम में या यूनाइटेड प्रोविंस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मुस्लिम सीट ज्यादा होंगी, सिक्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो सिक्स की ज्यादा होगी, और जर्नल की ज्यादा है तो जर्नल। अब देखिए यहां पे मुस्लिम सिख का जिक्र किया गया लेकिन जर्नल इज अ ब्रॉड कैटेगरी और मुख्य रूप से इसमें हिंदू आ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ इस प्रकार से लोकेशन था। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो चुनाव हुए इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी थे और इलेक्टेड मेंबर भी होने थे। ठीक है, हालांकि क्या समीकरण हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। एक और बात, अगर सवाल ये पूछा जाए एग्जाम में कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इसके चुनाव क्या डायरेक्ट इलेक्शन पे बेस्ड थे या इनडायरेक्ट इलेक्शन पे आधारित थे, ऐसे एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, या बता भी सकते हैं अगर किसी को आइडिया है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए डायरेक्ट थे या इनडायरेक्ट। देखिए अगर मैं बात करूं यहां तक, तो यहां तक ये थे डायरेक्ट, मतलब पीपल ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस किसको चूज करेंगे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली को चुनेंगे। लोग डायरेक्ट जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को नहीं चुनेंगे। ओवरऑल अगर सवाल आंसर होगा तो इनडायरेक्ट आप कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों को इनडायरेक्टली चूज किया गया था। ऑलराइट, ये एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। चलिए अब जरा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के संदर्भ में बात करते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच में ये चुनाव हुए। टोटल जो प्रोविंशियल सीट्स थी वो थी 200, फैक्चुअल पार्ट है स्टूडेंट ये 296। एक 208 सीट्स जो थी इस पर मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट जो थी वो मिलती है मुस्लिम लीग को। ठीक है ना, इन चुनावों में प्रिंसली स्टेट्स ने बाइकआउट कर दिया जो 93 सीट्स थी, क्योंकि ये अधिकार उनको था, नॉमिनेटेड मेंबर्स वहां से आएंगे बट दे रिफ्यूज। ऑलराइट, तो फर्स्ट फिर फर्दर क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 211 सदस्य थे। ऐसे भी एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, जब फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन हुआ था, हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेट इन इट, तो 211 मेंबर्स। देखिए 389 पर बात हुई थी, 93 ने अलग कर लिया खुद को, 296 से में 73 मिल गई मुस्लिम लीग को। इवन दे बाइकआउट ब्रदर, इन्होंने भी बाइकआउट किया, प्रिंसली स्टेट्स ने बाइकआउट किया। नंबर है गया 211, जिसमें से 208 किसको मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अदर्स को मिली 3 सीट्स। अब यहां पे देखिए आपसे ये सवाल मन में उठेगा कि मुस्लिम लीग ने पहले बाइकआउट क्यों नहीं किया, प्रिंसली स्टेट्स की तरह पहले ही बाइकआउट कर देते। नाउ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर ये नंबर उल्टा होता, मान के चलिए 73 सीटें होती आईएनसी की और 208 सीटें होती मुस्लिम लीग की,
तो कहानी ऐसी नहीं होती, फिर मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही होती। ऑलराइट, तो यहां पर क्या है, इसकी वजह से तो 211 सीट जो थी फर्स्ट सेशन में थी, और इन्हीं के द्वारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो था समय हमारे संविधान को बनने को लगा। ऑलराइट, बाकी इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जानकारियां हैं, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो यहां पर स्टूडेंट हमारा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आज का टॉपिक खत्म होता है। कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, कोई सवाल, कोई डाउट आपका अंत में हो स्टूडेंट्स, तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आज देखिए, क्योंकि आज एक डेमो क्लास ही है आपकी, तो आज एक ही क्लास होगी, सेकंड क्लास आज आपकी नहीं होगी। और इंक्वायरी के लिए स्टूडेंट जो है, आप नंबर हमारा गिवन है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर स्क्रीन पे गिवन है, यू कैन फॉलो इट। दिस इज द नंबर, यहां पर आप कॉल कीजिए 9353000041। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल जो है स्क्रीन पे है। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, स्टूडेंट एवरेज नंबर जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट आप रख लीजिए 10 से 15 के बीच में रहेंगे। 10 से 15 के बीच में रेशियो रहेगा, और कई बार ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, बट 10 से 15 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलाइड सर्विसेज में। 200 नंबर का पेपर बहुत बड़ा है। ठीक है जी। सो फर्दर जो भी आपको डाउट हो स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दी कोर्सेस, आप नंबर आपको गिवन है, यू कैन कॉल एंड कर सकते हैं, आप फोन मैसेज भी कर सकते हैं, और डिटेल्स आपको स्क्रीन पे गिवन है। ठीक है जी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट, कोई सवाल, अगर आप कोर्स के बारे में पूछना चाहें, इन जनरल पूछना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम है। क्लास कैसी रही आपको, पहले तो ये बता दीजिए थोड़ा। हाउ वाज द क्लास? एंजॉय द क्लास? थैंक यू कपिल जी। सो 4 सीट्स एलोकेटेड टू चीफ, हाँ चीफ कमिश्नर प्रोविंस में से चार चार सीटें थी, इसका भी जिक्र करेंगे हम। सर इसके नोट्स भी रिकॉर्डिंग कम अवेलेबल होगी, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करिए। अभी आज तो खैर डेमो ही क्लासेस है, जैसे ही हमारी क्लासेस फर्दर रहेंगी, आपको पैरेलली जो है उनके नोट्स भी मिल जाएंगे। कोर्स के बारे में बता दीजिए। मैं कोर्स के बारे में एक बार बता देता हूं। क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, 50 डेज का स्टूडेंट हमारा ये टारगेट कोर्स है। लाइव रिकॉर्डेड बैच है, सभी क्लासेस लाइव रहेंगी, लेकिन जो हिमाचल जनरल स्टडीज का पार्ट है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है जी। 10 मॉक टेस्ट इसमें इस कोर्स में हम आपको दे रहे हैं, और इसके अलावा पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी, गाइडेंस रहेगी हर टीचर्स की। सब्जेक्ट वाइज जो भी डाउट है, डाउट सेशंस रहेंगे, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। रेलिवेंट हमारा सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल है, वो हम आपको मुहैया कराएंगे। ऑलराइट, करंट अफेयर्स इंक्लूड है, चिंता मत करिए, करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हमारा कोर्स है, ये मेंस ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि मेंस का अभी तैयारी करके आपको फायदा नहीं है। फर्दर मेंस की भी हम जरूर तैयारी कराएंगे, लेकिन फिलहाल और फोकस इज, इट्स अ क्रैश कोर्स। 50 दिन में ही हम आपकी तैयारी, आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है, ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो चलिए, आप किसी का और डाउट, कोई और कोर्स के बारे में भी आपको डिस्कस कर लिया है। एनी फर्दर क्वेश्चन स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द कोर्सेस? कोई सवाल नहीं है? चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट, यहां पे आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।